हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात की सप्रसंग व्याख्या 500 शब्दों में। इसे आप अपनी परीक्षा या अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश या कथानक हिंदी साहित्य के शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कालजयी कहानी पूस की रात से लिया गया है। यह कहानी यह कहानी जो है ग्रामीण भारत के किसानों की दुर्दशा, इनकी दुर्दशा की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है और कर्ज के जाल में फंसे समाज का सजीव चित्रण करती है। तो इस प्रकार हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पे इसको प्रसंग हेडिंग देके लिखेंगे। इस कहानी का प्रसंग मुख्य पात्र हल्कू है। तो पहले पात्र का नाम देना होता है, कौन कौन से पात्र हैं। तो पात्र, इसका जो मुख्य पात्र है वो हल्कू है, जो एक गरीब किसान है। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। पूस यानी दिसंबर से जनवरी के बीच का जो महीना होता है उसे पूस कहते हैं, जो जिस समय कड़ाके की ठंडी पड़ती है। हल्कू के पास खेत की रखवाली के लिए गर्म कपड़े या कंबल नहीं है। उस समय जो जानवर होते हैं, नील गाय और भी जो जानवर होते हैं, ये लोग खेत की आगे फसल को ना बर्बाद कर देते हैं। तो जो किसान लोग होते हैं, जो खेती के बैकग्राउंड से होंगे, किसान परिवार से होंगे, वो समझ सकते हैं कि कैसे खेत की रखवाली करने के लिए रात में जाके खेत में सोना पड़ता था पहले। अभी भी कहीं कहीं होता होगा। तो उसी को संदर्भ में रख के कहानी लिखी गई है कि हल्कू के पास खेत की रखवाली के लिए गर्म कपड़े या कंबल नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी ने पेट काट कर, अब देखो उसके दूसरा किरदार बताया जा रहा है यहाँ पे कि उसकी पत्नी जो है उसका नाम क्या है, मुन्नी। तो कह रहा है उसकी पत्नी मुन्नी ने पेट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए बचाए थे। तो क्या कर रहा है, मुन्नी जो है वो 3 रुपये कंबल के लिए बचाई हुई है। लेकिन कर्जदार सहना, अब दूसरा पात्र, इसका तीसरा जो है पात्र सहना, जो कि क्या है, महाजन, जिसे कर्ज लिया है हल्कू। तो लेकिन कर्जदार सहना महाजन है, जो अपने पैसे लेने आ जाता है। हल्कू घर पे पैसे लेने आ जाता है। हल्कू वह पैसे सहना को दे देता है ताकि गाली गलौज और बेइज्जती से बच सके। इसके बाद हल्कू अपने वफादार कुत्ता जबरा, अब देखो चौथा पात्र का नाम क्या है यहाँ पे, जबरा, जो कि कुत्ता है। तो कुत्ते के साथ मड़ैया, जिसको समझते होंगे आप लोग, जो यूपी या बिहार साइड से होंगे, मड़ैया बोलते हैं। जो झोपड़ी है ना, उसको मड़ैया बोलते हैं। तो मड़ैया में बिना कंबल के रात काटने को मजबूर हो जाता है। अब ये यहाँ पे हमारा इसका प्रसंग खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या का पहला खंड क्या है, ठंड का प्रकोप और संघर्ष। पूस की रात में आसमान से मानो बर्फ बरस रही थी। इस समय ठंड होती ही है बहुत ज़्यादा, तो उसी लिखा जा रहा है। हल्कू पुरानी तकली मतलब चादर ओढ़े बांस के पत्तों की खाट पर बैठा कांप रहा था। उसके पास उसका कुत्ता जबरा था, मतलब हल्कू और जबरा जो उसका कुत्ता है, ये दोनों हैं। दोनों ही ठंड से बेहाल थे। हल्कू ने ठंड से बचने के लिए कई जतन किए, मतलब कई प्रयास कर रहा है, जतन मतलब प्रयास करना, कई प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा है। उसने जबरा को गले से लगा लिया। उसको लगा कि जबरा को अगर पास में रख लूँ या उसको चिपक कर लेट जाएँ दोनों, तो दोनों की बॉडी की गर्मी से थोड़ा ठंड कम हो जाएगी। तो जबरा को अपने गले से लगा लिया, जिससे उसे थोड़ी सी गर्माहट मिली। यहाँ प्रेमचंद ने मनुष्य और, अब देखो इस पॉइंट में प्रेमचंद क्या करना चाह रहे हैं कि मनुष्य और पशु के बीच के उस पवित्र प्रेम को दिखाया है। इस पॉइंट को हम डालेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसमें दिखाया है जो गरीबी के दिनों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। गरीबी के दिनों में या जब मजबूरी में हम फंसते हैं तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब वैसे भी बोला जाता है कि इंसानों से ज़्यादा अच्छे दोस्त जानवर होते हैं। तो ठीक है, पहला भाग खत्म हो जाता है व्याख्या का। दूसरा भाग में क्या हेडिंग डालेंगे हम, अलाव। अलाव मतलब ना वो जो जलावन होता है, जो घास फूस जिसको हम जलाने के लिए यूज करते हैं उसे अलाव बोलते हैं, और उसी को जलाना। तो अलाव जलाना और आलस्य का आना। जैसे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है ठंड में, तो कैसे वहाँ से हटने का मन नहीं करता, हिलने का मन नहीं करता है, तो उसी के संदर्भ में बोला गया है। जब ठंड सहनशीलता से बाहर हो गई तो हल्कू पास के आम के बाग में गया, मतलब बाग था वहाँ पे आम का, वहाँ पे गया। उसने सूखे पत्ते इकट्ठे किए और लाके जलाया। अलाव जलने से उसका शरीर गर्म हुआ और उसे राहत मिली। जब गर्मी होती है थोड़ा ठंड में तो राहत तो मिलती है, लेकिन इस गर्मी ने उसके भीतर एक अजीब सा आलस्य और सुकून पैदा कर दिया। वह आग के पास ही बैठ गया और धीरे धीरे गहरी नींद उसको आ जाती है, तो सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है।
अब भाग तीसरा, फसल का विनाश और विडंबना। जैसे ही हल्कू को नींद आती है तभी नील गायों का एक झुंड हल्कू के खेत में घुस जाता है। वे पूरी फसल को चरने और नष्ट करने लगे। जबरा लगातार भौंकता रहता है और खेत की तरफ भागा भी, लेकिन हल्कू ठंड और आलस्य के कारण अपनी जगह से हिल न सका। वो हिलता नहीं, अपने आलस तो उसको रहती है, ठंड भी लगती रहती है, कैसे कैसे उसकी बॉडी गर्म थी, वो आलस से उठता ही नहीं है। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, और उसे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उसका भ्रम हो। वह आग की गर्मी छोड़ना नहीं चाहता था। देखते ही देखते नीलगायों ने उसकी साल भर की मेहनत, यानी जो फसल है उसकी साल भर की, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी खत्म हो जाता है और चौथा पॉइंट शुरू होता है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, कहानी का चरम और विदाई दृश्य। सुबह जब धूप निकल आई तब हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत पर पहुंचती है। उसने देखा कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और हल्कू आराम से सो रहा है। मुन्नी के चेहरे पर उदासी और भविष्य की चिंता यानी क्या, कि मजूरी करके पेट पालना होगा, इधर उधर हमको भटकना पड़ेगा, ये सब चिंता उसके चेहरे पर आ गई। उसने हल्कू को जगाया और कहा, अब तुम्हारी खेती का क्या होगा। इस पर हल्कू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रात की ठंडी हवा में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। सोचिए, फसल नष्ट हो गई, लेकिन इतना गरीबी के बावजूद भी वो रात या वो ठंड उसको कितना असहनीय होती होगी, जिससे उसे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा है कि चलो फसल हमारी नष्ट हो गई, कैसे हम रहेंगे। उसको लग रहा है ठीक है, सब हो जाएगा, कम से कम यहाँ आना तो नहीं पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट में विशेषताएं कुछ बता देते हैं इसमें। पहला हेडिंग, तो मार्मी क्या था द्वार प्रेमचंद ने कैसे दिखाया। इसमें प्रेमचंद ने दिखाया है कि एक किसान के लिए उसकी फसल ही उसका सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ गरीबी और ठंड का अत्याचार इतना भीषण है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम बातें कर रहे थे ना, वही देखो लिखे इसमें है। लेकिन यहाँ गरीबी और ठंड का अत्याचार इतना भीषण है कि फसल नष्ट होने पर भी हल्कू को दुख नहीं, बल्कि इस बात की खुशी होती है कि अब उसे रात को ठंड में तड़पना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें डाल देंगे, शोषक व्यवस्था पर चोट। मतलब जो महाजन था वो एक तरह से शोषक हुआ, तो शोषक व्यवस्था पर चोट। कहानी यह उजागर करती है कि तत्कालीन समाज में, जो उस समय का समाज, तत्कालीन मतलब जिस समय कहानी लिखी जा रही है उस समय का समाज, तत्कालीन समाज में किसान कितनी भी मेहनत कर ले, उसका लाभ महाजन और शोषक वर्ग उठा ले जाते हैं। जो भी लाभ होता था, किसान मेहनत कर सब, लेकिन महाजन और जो शोषक वर्ग है उसका लाभ ले जाता है। ये हो गया। अब सरल भाषा, अब भाषा कैसी है इनकी उस पर चर्चा कर लेंगे। तो सरल भाषा हेडिंग डाल के, पूरी कहानी में आम बोलचाल की अवधि और सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है, जो सीधे पाठक के दिल को छूती है। ऐसे करके हम संदर्भ सही व्याख्या अगर 500 शब्दों में आता है या उससे ऊपर नीचे भी आता तो हम बना के लिख सकते हैं, तो अच्छा नंबर मिलेगा। उसमें कुछ कुछ पॉइंट, जैसे इसमें क्या था, यहाँ पे हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या था। मुख्य पात्र कौन था, हल्कू था। दूसरा पात्र उसकी पत्नी मुन्नी थी। तीसरा पात्र कौन था, सहना क्या था, महाजन था, महाजन सहना। और हल्कू का कुत्ता जो था उसका क्या नाम था, जबरा। अगर इन चारों का नाम हम याद रख के कहानी को लिखते हैं और थोड़ी सी कहानी की समझ रखते हैं, तो हम इस कहानी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर में, और इस पर बहुत अच्छा मार्क्स देगा एग्जामिनर हमको। तो ठीक है दोस्तों, तो और भी कोई कहानी अगर आपको उसकी व्याख्या करनी हो तो हमको मैसेज कमेंट करना, हम आगे उसको बना के उसका PDF बना के फिर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।